हमारी माता जी राजनीतिक जीवन से दूर रहेंगे। एलजेपीआर ने एक सीट राज्यसभा का मांगा था एनडीए से। 5 की 5 सीट जीतना मेरी प्राथमिकता है, ना कि मेरे दल से कोई राज्यसभा मेंबर बने। पार्टी के नेता और का पारिवारिक मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे। कई बार कहा है कि जिसने शुरू किया वो खत्म करेगा। क्या चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी एनडीए? वो तो स्वयं केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हें चाहते हैं, उनका आशीर्वाद लगातार मिलते रहता है। हर मंचों पे आप देखते होंगे एक कदम बढ़ के उन्हें गले लगाते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। देखिए, बाहुबली किसी को कह देना ये मीडिया का तकिया कलाम मैं समझता हूँ बन गया। वोट दलितों का और पद और टिकट सवर्णों को। एक कार्यकर्ता में जो निचले तबके का कार्यकर्ता है, जो पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता है, वह भी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ मंत्री बन सकता है, हमारे यहाँ बड़े ओहदे पे आ सकता है। हमारे पार्टी के नेता का लगातार ये कहना है कि हम एक नया MY का समीकरण गढ़ रहे हैं। एक चर्चा और चली, हालांकि चिराग जी ने उस पर आकर सफाई दे दिया कि भाई हम राज्यसभा वाले दौर में नहीं है, लेकिन ये चर्चा तो चली। देखिए, चर्चा मीडिया के थ्रू चली, आप ही लोगों से ये चर्चा उठी थी और आप ही लोगों से खत्म हो गई। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत पहले कई प्रेस वार्ता में, कई ऐसे मीडिया ये में कह चुके हैं कि हमारी माता जी राजनीतिक जीवन से दूर रहेंगी। उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं, तो हमारी माता जी हमारी भी माता जी हैं वो, तो उनकी जब इच्छा नहीं है तो अनिच्छा हम लोग राजनीतिक में उनको नहीं थे। हाँ, एक साये की तरह देखिए, उनकी शक्ति है, उनकी प्रेरणा है, जिसके तहत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी काम करते हैं और उनका आशीर्वाद हर उनके निर्णय में होता है। लेकिन एक राज्यसभा की सीट आप देखे होंगे, पद्मभूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के राजनीतिक जीवन में भी वो साई की तरह पीछे रहती थी। बैक स्टेज वो लगभग बहुत चीज निर्णय में उनकी भूमिका होती है और उनका मशविरा जो है, उनका सलाह जो है, वो बहुत ही इफेक्टिव होता है। एलजेपीआर ने एक सीट राज्यसभा का मांगा था एनडीए से। नहीं, हम लोगों ने कोई ऐसे मांग ही नहीं की। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद घोषणा की कि हमारी माता जी नहीं जाना चाहती हैं और राज्यसभा के रेस में हम नहीं हैं। उन्होंने ये भी बात कहा था, उन्होंने ये भी कहा था कि 5 की 5 सीट जीतना मेरी प्राथमिकता है, ना कि मेरे दल से कोई राज्यसभा मेंबर बने। देखिए, हम लोग एनडीए परिवार को मजबूत कैसे करें, ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है। हमारे नेता का एक ही मंशा है, बिहार कैसे आगे बढ़े, एनडीए पूरे देश में कैसे मजबूत हो, और हम मिल बैठकर एनडीए के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपके विपक्ष के जो लोग हैं, आपने कहा कि 2 फाड़ हो गई पार्टी, तो दूसरी जो पार्टी बनी है अब वो लोग थोड़ा सा नर्म हुए हैं, सॉफ्ट हुए हैं, तो क्या मर्जर संभव है? ये तो हमारे पार्टी के नेता और का पारिवारिक मामला है, इसलिए हम कुछ नहीं इस पे टिप्पणी करना चाहेंगे। ये हमारे नेता का ही अंतिम फैसला। लेकिन बहुत भावनात्मक तस्वीरें आई थी जब, ठीक है, हमारे नेता ने हमारे नेता बहुत ही व्यवहार कुशल हैं। जहां भी मिलते हैं कोई बड़े जन, निश्चित तौर पर उनका आशीर्वाद लेते हैं। और आपने उसी घटना की चर्चा की जो उन्होंने हॉस्पिटल में अपने शहर बन्नी में भी, शहर बन्नी अपने आदरणीय चाचा जी को पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उनके अभी तबीयत खराब की स्थिति में अस्पताल में जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। निश्चित तौर पर देखिए, वो हमेशा अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित रहते हैं और उनकी परवरिश ही इतनी अच्छी है कि वो सब घर के परिवार को एक सदस्य, एक परिवार मानते हैं। चाचा को भी अपने पिताजी के दर्जे की तरह देखते हैं। तो ये उनका अपना आदर्श है जो उन्होंने प्रस्तुत किया। और मर्जर की बात मैं कहूं तो मर्जर तो हमारे नेता का अंतिम निर्णय होगा, उसमें तो ये बड़ा फैसला चुके हैं। आप लोग चाहते हैं परिवार एक हो? हमारे चाहने से पार्टी एक हो चाहे नहीं हो, परिवार एक हो? हमारे चाहने से नहीं होगा। हमारे नेता ने कई बार कहा है कि जिसने शुरू किया वो खत्म करेगा। भाई, उन्होंने तो शुरू ही नहीं किया। तो ये बड़े हमारे नेता हैं और उनके चूंकि पारिवारिक मसले हैं, तो इसमें हम लोग कोई छोटे कार्यकर्ताओं की टिप्पणी कुछ आए, मैं समझता हूं कि ये। अच्छा, एक चर्चा और है, जब आप मिले ही हैं तो पूछ ही लेते हैं, क्या जब सरकार बन रही थी, उधर से इधर आ रहे थे
नीतीश कुमार और आप लोग एनडीए की सरकार बन रही थी बिहार में, भाजपा और जदयू के साथ आप लोग भी थे, तो क्या चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाना चाहती थी एनडीए? साथ में लेकर आए थे जेपी नड्डा, कहा देखिए गया कि अंतिम अंतिम क्षणों में हमारे पार्टी के नेता देश की सेवा में लगे हुए हैं। वो केंद्र सरकार में हो, बिहार सरकार में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एनडीए एनडीए ही नहीं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उन्हें चाहते हैं। उनका आशीर्वाद लगातार मिलते रहता है। हर मंचों पे आप देखते होंगे एक कदम बढ़ के उन्हें गले लगाते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री। यह हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम ऐसे नेता के निर्देशन में और नेतृत्व में हम लोगों को काम करने का सौभाग्य प्राप्त है। तो बिहार का उप मुख्यमंत्री बनना, वो तो स्वयं केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री क्यों बनेगा? अब देखिए, राजनीति सेवा है और देश की सेवा में वो केंद्रीय मंत्री के रूप में है। तो मैं समझता हूं कि बिहार कैसे आगे बढ़े यह चिंता है। पद और प्रतिष्ठा के चक्कर में कभी हमारे नेता नहीं रहे। ठीक है, लेकिन संख्या के दृष्टिकोण से तो आपके 3 मंत्री चाहिए, आपको 2 ही मंत्री मिला है। देखिए, अनुपात में क्या चाहिए और क्या मिलना चाहिए, क्या मिलेगा, ये सब एनडीए के बड़े नेतृत्व की बैठकों में तय होता है और ये इसके लिए अधिकृत हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन वो जो भी निर्णय लेते हैं, मैं समझता हूं कि वो पार्टी हित में लेते हैं, बिहार हित में लेते हैं, बिहार वासियों के हित में लेते हैं। मैं लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूं। टिकट बंटवारे के समय 1-2 सीट पर खूब जिज हुई। उन सीटों का अगर जिक्र कर लें तो एक ब्रह्मपुर की सीट पर बहुत ज्यादा जो है जिज चल रही थी, चर्चा चल रही थी। एक गोविंदगंज की सीट पर राजू तिवारी जी यहाँ से लड़े, वहां पे बीजेपी के कैंडिडेट थे। देखिए, कोई भी नेता, हर नेता चाहते हैं कि हमारे दल के जो समर्पित कार्यकर्ता हों, डेडिकेटेड वर्कर हों, उनको लड़ाया जाए और खासकर विनेबिलिटी के आधार पर हमारे नेता कह भी चुके हैं। तो आदरणीय हुलास जी जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे, एक महत्वपूर्ण पद पर थे और ब्रह्मपुर से 2020 में भी उन्होंने लड़ा था। इसके पूर्व भी वो विधान पार्षद रह चुके हैं। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री राजू तिवारी जी, गोविंदगंज की सीट जो थी, निश्चित तौर पर अब पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष को नहीं लड़ाया जाए तो मैं समझता हूं कि उन्हें उचित अवसर नहीं दिया जाए तो ये कहीं ना कहीं अतिशयोक्ति होगी। और लड़ाकर मंत्री नहीं बनाया जाए? नहीं, ठीक है। देखिए, मंत्री कौन बनेगा ये तो बहुत चीजों को देखना पड़ता है। ये हर चीज समीकरण में देखा जाना चाहिए। तो हर क्षेत्र से हर वर्ग का जो प्रतिनिधित्व कहा जाता है तो वो भी एक आधार होता है, किसको मंत्री बनाया जाए, किसको नहीं बनाया जाए। लेकिन जो लड़ाने की बात आपने कही तो निश्चित तौर पर हमारे लिए वो हॉट सीट था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और हमारे नेता के प्रति इसलिए हम लोगों का सम्मान और भी कहीं बढ़ गया कि हमारे तमाम समर्पित कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने एनडीए में मजबूती से अपनी बात रखी और वो सीट उन्होंने उनको लेकर दिया। तो हमने कहा कि वो हार्ड बार्गेनर है। श्री राजू तिवारी जी को लड़ाने का उन्होंने काम किया। निश्चित तौर पर आपके चैनल के माध्यम से भी हम उन्हें अपनी शुभकामना और धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक जो पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता है उसके लिए उन्होंने जो है एक विशेष निर्णय लिया कि भाई हमको गोविंदगंज लड़ना है, हमको ब्रह्मपुर लड़ना है, और ब्रह्मपुर लड़ने का उन्होंने काम किया। गोविंदगंज हमारी जीत भी हुई, अच्छी खासी जीत हुई। तो एनडीए में मिल बैठ के बात होती है, कोई ऐसा जिछ नहीं होता। लेकिन आपके पार्टी में पार्टी को लेकर, वोट बैंक को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती है कि भाई दलितों का, पासवान समाज का एक अच्छा खासा वोट बैंक है, आपसे जुड़ा हुआ, कनेक्टेड है। हालांकि हर समाज में चिराग पासवान की पकड़ मानी जाती है और पॉपुलर है वो युवाओं के बीच में खासकर। बावजूद इसके एक खास वोट बैंक आपके साथ है, लेकिन आपके पार्टी में ज्यादातर फॉरवर्ड दिखते हैं, ज्यादातर बाहुबली दिखते हैं। कौन है बाहुबली? किसी का आप नाम ले लो। देखिए, बाहुबली किसी को कह देना ये मीडिया का तकिया कलाम मैं समझता हूँ बन गया है। अच्छा, आप भी कभी मीडिया में? नहीं, कल को हम पे भी कोई केस हो जाए, अभी तो भगवान की दया से मुझ पर एक भी केस नहीं, कल 2-4 केस हो जाए तो मैं बाहुबली कहलाने लगूं। तो बाहुबली कह देने से सिर्फ बाहुबली कोई नहीं हो जाता।
लोग जनबली हैं, जनता के बीच उनकी अच्छी खासी लोकप्रियता है, इसलिए आज वो जनप्रतिनिधि के रूप में देखे जा रहे हैं। आप किसी का भी नाम ले सकते हैं। आज जितना वोट आया है बिहार में, आप अनुपात देख लीजिए कितने लोगों का आया है। हार जीत का अंतर देखिए, ये चुनाव है, उल्लास जी पे तो लगातार चुनाव है, मैं कह रहा हूं कि चुनाव है, चुनाव में हारना जीतना अलग चीज है। विपक्ष क्या बोलती है हम उसको बहुत संजीदगी से नहीं लेते, लेकिन इतनी बात बहुत गंभीरता से कहना चाहूंगा कि जिसे आप बाहुबली के तौर पे मानते हैं, वो जनबली है। जनता के बीच उनकी लोकप्रियता क्या है, आप उनके मतदान से पता कर लीजिए, या उनकी उपस्थिति कितनी है उनके फेसबुक वॉल से देख लीजिए। ये तो मानेंगे ना, रात और दिन तमाम हमारे नेता जनता के बीच मौजूद रहते हैं, उनके अच्छे बुरे अवसरों में उपस्थित होकर उनका कुशल क्षेम और शुभकामना प्रेषित करते हैं। तो जनता के बीच जो रहेगा निश्चित तौर पर वो जनबली कहलाता है। नहीं तो ये तो मानेंगे ना कि वोट दलितों अब बाहुबली का जमाना नहीं रहा सागर जी। वोट बिहार अब वो बिहार नहीं रहा, अब एक बदला हुआ बिहार है, विकसित बिहार है। अब जनता के बीच रहने वाला, जनता का लोकप्रिय व्यक्ति ही उनका नेतृत्व करता हो सकता है। राजेश जी, इतना तो मानेंगे ना कि वोट दलितों का और पद और टिकट सवर्णों को। कैसे? हमारे संजय पासवान जी मंत्री बने हैं। सांकेतिक? निश्चित तौर पर सांकेतिक नहीं कहेंगे भाई, 2 मंत्री हैं हमारे, और उसमें संजय पासवान जी को उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है। हमारे नेता के खासकर चयन में कोई बड़ी भूल नहीं हो सकती है, उनके निर्णय को कोई चुनौती नहीं दे सकता है। और हम लोग स्वागत करते हैं कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता मंत्री पद की आज शपथ ले रहा है। ये हम लोगों के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है। राजू तिवारी जी ब्राह्मण, एक कार्यकर्ता में जो निचले तबके का कार्यकर्ता है, जो पंचायत स्तर पर कार्यकर्ता है, वह भी कभी मुख्यमंत्री बन सकता है। हमारे यहाँ मंत्री बन सकता है, हमारे यहाँ बड़े ओहदे पे आ सकता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है धरौली सीट। हमारे पंचायत में वो प्रतिनिधि थे और उन्हें भी टिकट दिया गया और आज जीत कर आए, आज हमारे विधायक हैं। तो नेता के निर्णय और फैसले पर कोई चुनौती हो ही नहीं सकती। देखिए, विपक्ष का काम है कहना, विपक्ष के पास अब कोई काम नहीं है। विपक्ष तमाशबीन हो गया है, बेरोजगार हो गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जो तो विपक्ष क्या कहता है, अन्य दल क्या कहते हैं जो हमारे विपक्ष में खड़े हैं, देखिए हम उसकी चिंता नहीं करते। आपकी पार्टी को लोग ऐसे भी देखते हैं कि जो पुराने नेता हैं, उन नेता पुत्रों के लिए एक स्पेस देने का काम आपकी पार्टी करती है। नहीं, किस नेता का पुत्र हमारे यहाँ लड़ा है अभी बताइए आप? लोग जाते तो हैं। नहीं, जो राजनीति कर रहे हैं हमारे यहाँ पार्टी के वर्कर हैं और उन्हें टिकट मिला है। नेता पुत्र को तो किसी को टिकट मिला नहीं। संभवी चौधरी ने कब राजनीति किया? संभवी चौधरी छात्र राजनीति से जुड़ी हुई थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति में उनकी अच्छी भूमिका रही है। और कोई किसी सिद्धांत से, किसी नेता के नीति से अगर प्रभावित होकर, अपने किसी विचारधारा से प्रभावित होकर अगर किसी दल में आना चाहती हो तो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। और देखिए, हमारे पार्टी के नेता का लगातार ये कहना है कि हम एक नया MY का समीकरण गढ़ रहे हैं। तो नया MY मतलब महिला और युवा। 65% जो है आबादी अभी युवाओं की हो गई है। बिहार एक युवा प्रदेश है और ऐसे में हम युवाओं को मौका दे रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देश की सबसे कम उम्र की सांसद श्रीमती संभवी चौधरी जी हैं। तो यह विशेष जो एक नेतृत्वकर्ता के रूप में संभवी जी को हम लोगों ने मौका दिया, तो ये तो मिसाल है। इसका तो स्वागत होना चाहिए कि भाई महिलाओं को देखिए, 33% आरक्षण की बात हो रही, महिला बंधन बिल की बात हो रही है, और हम उससे पहले ही एक कदम आगे बढ़ के महिलाओं को मौका दिए हैं। अभी भी विधानसभा में देखिए, हम लोग महिलाओं को अच्छी खासी भागीदारी दी और जीत कर भी आई हैं। संगीता देवी हैं हमारे यहाँ, कई महिलाएं आई हैं, आप देख लीजिए। तो हमारे पार्टी का जो नीति है, खासकर
वो महिलाओं और युवाओं को लेकर आगे चलने की नीति है। हमारे नेता ने लगातार कहा है कि हम एमओआई का वो समीकरण नहीं जो जाति और पाति में बांटकर बिहार पर सत्ता का सिंहासन तक पहुंचते थे लोग, एक नया परसेप्शन देना है, महिलाओं और युवाओं को मौका देना है और उचित अवसर देकर उनको राजनीतिक भागीदारी में लाना है। ठीक है, इस सेक्शन का अंतिम सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। आपके विजन की, आपके पार्टी के विजन की और चिराग पासवान के विजन की बड़ी चर्चा थी, और आप लोग जब अलग थे, नीतीश जी से जब अलग थे, तब भी आप उसकी बहुत बात करते थे, लेकिन अब उसकी सुगबुगाहट नजर नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? आज भी मेरी सोच वही है, बिहार कैसे आगे बढ़े, बिहार वासी कैसे आगे बढ़े, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, शामिल नहीं है ना रोजगार के कैसे, सरकार के एजेंडे में नहीं, कई ऐसे हमारे, देखिए हमारा बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट है, आप उसमें उठा के देख लीजिए, कई ऐसी हम लोगों ने योजनाओं को उसमें जो प्रारूप तैयार किया गया था, आज सरकार में उस पर काम चल रहा है, कई ऐसे, लेकिन नाम तो नहीं दिया गया। देखिए नाम दिया जाए कि नाम में कुछ नहीं रखा है, हमको काम में काम देखना है, बिहार कैसे आगे बढ़े। हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप तो कहते थे ना कि बिहार फर्स्ट, नहीं, बिहार फर्स्ट विजन होगा तभी हम बिल्कुल करेंगे, और बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपको बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूँ, कई ऐसे मैं उदाहरण बता सकता हूँ आपको। आज बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का जो विजन है, कहीं ना कहीं एनडीए की सरकार में मजबूत हुआ है और उसको अमली जामा पहनाया जा रहा है जमीनी स्तर पर। क्या लाभ? ये एक सुखद बात है। क्या लाभ होगा उससे बिहार को? निश्चित तौर पर बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा, बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा। माता सीता की जन्मस्थली को विकसित करने की बात हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा। आज देख लीजिए, सीतापुरम का निर्माण होने जा रहा है, पुनौरा धाम का पुनरुद्धार होने जा रहा है। ये हमारे तमाम विजन के एक एक पार्ट नहीं रुका ना सर, पलायन नहीं रुका, इंडस्ट्री अभी पलायन, देखिए इंडस्ट्री पे काम किया जा रहा है, कई मेगा फूड, अभी देख लीजिए निफ्टेम जैसी संस्था जो देश में राष्ट्रीय स्तर पर एक मानी हुई संस्था है, उसकी एक शाखा बिहार में खुलना, ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का मेहनत बताता है कि बिहार के प्रति उनका विजन क्या है। तो निफ्टेम जैसे ही आएगा, यहाँ कई प्रशिक्षण के अवसर खुलेंगे, रोजगार का सृजन होगा। आपने जब इसको बोला है तो आप यह भी बता दीजिए साथ साथ कि अब तक केंद्रीय मंत्री रहते हुए चिराग पासवान जी ने बिहार को क्या क्या दिया है। अभी तो निफ्टेम दिया, एक बड़ी सौगात है बिहार के लिए, और लगातार वो काम कर रहे हैं। देखिए, देश के केंद्रीय मंत्री हैं, सभी राज्यों को उनके अनुपात में उनका हक देना उनकी प्राथमिकता है और उनका कर्तव्य भी है। बिहार उसमें प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है और बिहार के लिए लगातार वो काम कर रहे हैं। चलिए, बिहार के लिए लगातार काम कर रहे हैं और देखिए हमारे आड़े टेढ़े सभी तरह के सवालों के सटीक और स्पष्ट जवाब राजेश जी ने दिया है। अब थोड़ा सा मूड को स्विफ्ट करते हैं, स्विंग करते हैं और चलते हैं, थोड़ा सा इनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में भी समझते हैं। आकाशवाणी में आपकी आवाज गूंजती थी और उसके पहले कई और मीडिया संस्थानों में, लेकिन अचानक से राजनीति की यात्रा। देखिए, पद्म भूषण स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कहा था, मैं उस घर में दिया जलाने चला हूं जहां सदियों से अंधेरा है। समाज के अंतिम पंक्ति की जो बात करता हो, समता मूलक समाज की बात करता हो, सामाजिक न्याय की जो बात करता हो, मैं उनकी नीतियों से बहुत प्रभावित रहा। इसीलिए वो बहुत महान व्यक्तित्व थे, देश के दूसरे अंबेडकर कहे जाते हैं, और उनकी जो सोच थी वो बहुत गहरी थी समाज के प्रति। और मैं उनसे लगातार मुलाकात करता था, कभी दिल्ली में, कभी पटना में, तो बहुत प्रभावित रहता था। उन्होंने एक बार इशारा किया कि अगर संभव हो तो आप हमारे दल में आए। तो 2020 में मैंने अंतिम निर्णय लिया कि 2020 में मैं ज्वाइन करूं और पार्टी को मैंने ज्वाइन किया। यह दुर्भाग्य है कि कुछ ही दिनों के बाद उनका अवसान हो गया। असामयिक अवसान के कारण उनका बहुत ज्यादा दिन सानिध्य मुझे प्राप्त नहीं हो सका। बावजूद उन्हीं के नीतियों और सिद्धांतों को लेकर हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी आगे बढ़े, जिसका मैं मजबूत एक पैरोकार रहा और निश्चित तौर पर उनके सभी नीतियों में मेरी अच्छी सहभागिता रही। आप देखे होंगे आशीर्वाद यात्रा में जब निकले पार्टी टूटने के बाद, मैं लगातार उनके साथ पूरे बिहार में रहा और मजबूत मौजूदगी में रहा। हमारे
संस्थान के भी लोग, आप जानते हैं कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आपका एक संगठन भी चलता है। जी जी, पंडित राजकुमार शुक्ल स्मृति संस्थान, वह भी इसी बिहार और बिहार वासी की सोच को लेकर आगे बढ़ता है। वह भी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन से प्रभावित रहा है। पंडित राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने महात्मा गांधी जी को चंपारण पहली बार बुलाने का जिन्हें श्रेय जाता है जी। और चंपारण आंदोलन के रास्ते बापू को महात्मा की उपाधि से विभूषित करते हुए राष्ट्रीय फलक पर स्थापित करने का जिन्हें श्रेय जाता है, उन्हीं पंडित राजकुमार शुक्ल को डेडिकेटेड एक मेरी संस्था है, जो पंडित राजकुमार शुक्ल के सम्मान के लिए हमेशा काम करता है। उन्हीं के स्मृतियों को आगे लेकर देश में जाता है और तमाम कई प्रदेशों में संगोष्ठियां करता है, उनकी जयंती पुण्यतिथि का आयोजन करता है और उन पर कई स्क्रिप्ट राइटिंग करके हम लोग आलेख के रूप में, कई मैगजीन्स के रूप में, कई किताबों के रूप में लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़े महानायक थे। बिल्कुल। चंपारण सत्याग्रह आज जो हम सुनते हैं, शायद अगर पंडित राजकुमार शुक्ल नहीं होते तो शायद चंपारण सत्याग्रह नहीं हुआ होता। भारत रत्न देने की भी डिमांड आप लोग तो भारत रत्न का मैंने मांग किया था कि ऐसे विभूति को अगर भारत रत्न से नवाजा जाए तो मैं समझता हूं कि एक बहुत केंद्रीय सरकार का उचित निर्णय होगा और उसके लिए मैंने बिहार सरकार से भी अपनी मांग रखी थी। 2018 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक अनुशंसा भी किया। उस अनुशंसा में कर्पूरी ठाकुर जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की अनुशंसा थी, दशरथ मांझी जी की अनुशंसा हुई थी और पंडित राजकुमार शुक्ल जी की अनुशंसा हुई थी। अच्छा, तो अभी मतलब पंडित राजकुमार शुक्ल जी ही बचे हुए हैं जिनको कि भारत नहीं मिला हो उस अनुशंसा में? नहीं, उस अनुशंसा में दशरथ मांझी जी बचे हुए एक ही को मिला है, कर्पूरी ठाकुर, जन नेता कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है और अभी पंडित राजकुमार शुक्ल जी का भी अवेटेड है। हम लोग लगातार केंद्र सरकार को लिखते रहते हैं उस संस्था के तहत और लगातार पत्राचार हम राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री भवन, पीएमओ से करते हैं और उनकी जयंती पर हम विशेष एक पंडित राजकुमार शुक्ल शिखर सम्मान की भी स्थापना कर चुके हैं, जिसके तहत हम विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट अवदान के लिए उन्हें सम्मानित करते हैं। तो राजनीति में आने का मन तो आपने बना लिया और राजनीति में आने के बाद कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएं भी होती। देखिए, कोई महत्वाकांक्षा नहीं, हमने कह दिया कि पार्टी का नेता, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेते हैं हम उनके निर्णय को सर्वमान्य मानते हैं और सर्वोपरि है वो हमारा। चुनाव लड़ने की तो इच्छा होगी ना? चुनाव लड़ने की किसको इच्छा नहीं होती है? चुनाव लड़ने की हर व्यक्ति की इच्छा होती है जो राजनीति में उतरता है, लेकिन ये है कि परिस्थितियां क्या है, वो सीट किस दल के पास है। सीट चाह रहे थे हमारा? तो देखिए, विधानसभा भी, हम भोजपुर के निवासी हैं और भोजपुर के अगियाव विधानसभा में हमारा जो है गांव आता है जी, वो जो अभी सुरक्षित है। तो हम तो कहीं अन्यत्र से लड़ सकते थे, तो अन्यत्र कोई ऐसी सीट जो लोजपा के खाते में आए भोजपुर में नहीं था, एक बरापुर सीट आया था, इसलिए मुझे कोई इसका मलाल भी नहीं। राजेश जी, कभी ऐसा भी समय आया जब कुछ निर्णय ऐसे हुए हों या कुछ स्टेटमेंट ऐसे आपको देने के लिए कहा गया हो जो आपके दिल को ठीक ना लग रहा हो, लेकिन पार्टी का हो कि नहीं इसको करना है, कहना है? देखिए, अभी तक कभी ऐसा नहीं लगा और यही कारण है, हम बहुत स्वतंत्र विचार के लोग हैं। बिल्कुल। और हमारे पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो हैं उनसे बहुत, मतलब यूं कह ले कि अक्षरशः मेल खाता है। यही वजह है कि मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रति पूरी निष्ठा से, पूरे समर्पण के साथ एकदम अडिग हूं। नेता से बात होती है, 1-to-1 बात होती है? बिल्कुल होती है, जब आवश्यकता पड़ती है निश्चित तौर पर मैं मिलता हूँ, बात करता हूँ, अपनी बात रखता हूँ, उनसे जो मार्गदर्शन प्राप्त होता है उसको पब्लिक तक पहुंचाता हूँ। तो राष्ट्रीय प्रवक्ता बन गए, आगे की क्या महत्वाकांक्षा है? कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, पार्टी जो जिम्मेवारी देगी निश्चित तौर पर उस जिम्मेवारी के साथ मैं खड़ा हूँ। चलिए, आपने हमें समय दिया, को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और आपके तमाम सुधी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। तो ये थे हमारे आज के प्रवक्ता जी कार्यक्रम में राजेश भट्ट जी। राजनीति की उलझी हुई गलियों से लेकर घर की छोटी छोटी खुशियों तक आज हमने उन्हें एक नए नजरिए से जाना। सियासत अपनी जगह है और सादगी अपनी जगह।
और इस मंच की कोशिश है कि इंसान को उसकी विचारधारा से थोड़ा अलग हटकर देखना। उम्मीद है आपको आज की ये गपशप पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नए चेहरे और अनकही कहानियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए प्रवक्ता जी, जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।